हे एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। यस, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में बताया गया है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के बारे में। इसका पॉइंट ए समझते हैं पहले विद एन एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ये है पिंकू, चिंकू, टिंकू। इन 3 जनों ने मिलकर ना एक XYZ लिमिटेड कंपनी बनाई है। लेकिन एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि कंपनी शुरू करने से पहले आपको उसे रजिस्टर करवाना होगा। बट ये तीनों कहते ओके, लेकिन रजिस्टर करवाना कहाँ है? तो कहते रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। लेकिन आरओसी किस एरिया का? अगर मान लो इनकी ये जो कंपनी है वो दिल्ली में है, तो इट मीन्स दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में क्या है, ये अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इस बात को याद रखना, जहां आपकी कंपनी है उसी एरिया के आरओसी में क्या है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाओगे। क्लियर? ये कहते ठीक है, लेकिन व्हाट टू सबमिट? कहते रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें सबमिट क्या करना होगा, जमा कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने होंगे? तो ये एक्ट कहता है कि MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें कंपनी के नेम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी लाइबिलिटी, कैपिटल, इन सब के बारे में बताया गया होता है। वहीं AOA में कंपनी की मीटिंग्स, वोटिंग एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो बातें हैं वो लिखी होती हैं। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्या है, आपको सबमिट करना है। कहते ओके, बट हाउ टू सबमिट? सबमिट करना कैसे है? कोई तरीका है? तो एक्ट कहता है यस, इसका तरीका है। तो सबमिट करने के लिए क्या है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है ना, वो क्या है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करेंगे। तभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर पाओगे। बट अब सवाल ये उठता है कि सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये तीनों याद है आपको, पिंकू, चिंकू, टिंकू। ये तीनों कौन है? इनिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी शुरू करी है। मतलब इनिशियल जो कैपिटल है वो भी किन्होंने कंट्रीब्यूट करी है, इन तीनों ने ही करी है। तो ये तीनों क्या हुए, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, और इन तीनों के ही क्या है, MOA और AO में सिग्नेचर होंगे। सो आई होप आपको इस सेक्शन का पॉइंट ए क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। चलो इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये कौन है? रजिस्ट्रार है ना। ये पॉइंट बी कहता है कि जो रजिस्ट्रार है ना, कहते उसको एक डेक्लेरेशन सबमिट की जाएगी। डेक्लेरेशन बोले तो एक घोषणा पत्र या फिर आप एक लीगल स्टेटमेंट कह सकते हो, वो सबमिट की जाएगी। बट यार करेगा कौन? तो सुनो, सबसे पहले तो कहते पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वो पर्सन्स जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड हैं। अब वो पर्सन कहते एडवोकेट भी हो सकता है, CMA भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, और कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि ये जो CA, CMA, CS, एडवोकेट की हम बात कर रहे हैं, ये इन प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है, अपने प्रोफेशन में होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अब अगर मैं बात करूँ एडवोकेट, CS, CMA की, ये लोग इस डिक्लेरेशन को साइन करेंगे और कंफर्म करेंगे कि कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई है ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है, वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है, ठीक है। एक तो ये पर्सन्स हो गए। दूसरा कहते कंपनी के AOA, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस पर्सन्स का नाम ऐसा डायरेक्टर, ऐसा मैनेजर और ऐसा कंपनी सेक्रेटरी मेंशन किया गया है ना, वो पर्सन क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, प्रॉपर साइन करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि कंपनी को कंपनीज एक्ट के प्रॉपर इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो पॉइंट बी ये कहता है
कि जो ये पर्सन्स हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज थे, ये इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, कह लो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई है एकदम लीगल तरीके से हुई है, डोंट वरी, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। दूसरा, जो ये एओए में जिन पर्सन्स का नाम ऐसा डायरेक्टर, मैनेजर और सीएस दिया गया है, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई हमने सारे रूल्स को फॉलो करा है, किसी भी रूल को तोड़ा नहीं है। क्लियर? सो आई होप आपको पॉइंट बी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट सी के बारे में। ये पॉइंट हमको ये कहते हैं कंपनी के जो इनिशियल मेंबर्स हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हैं, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट डायरेक्टर्स दिए गए हैं, राइट, इन लोगों को क्या है, एक और डिक्लेरेशन, एक और लीगल स्टेटमेंट जो है वो देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो कहते हैं ये कौन है, पिंकू एंड चिंकू हैं, इन्होंने एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी है। तो कहते हैं इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान ना ये क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। लेकिन इस कंपनी के कौन से पर्सन बताओ इस डिक्लेरेशन को सबमिट करेंगे, बोलो, मैंने अभी बताया है, यस, जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, मतलब जो इनिशियल मेंबर्स हैं। दूसरे कौन से पर्सन, बोलो, यस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट डायरेक्टर दिए गए हैं वो पर्सन्स। तो बोलो ये पर्सन्स क्या करेंगे, यस, ये पर्सन्स क्या है, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। उस डिक्लेरेशन में ये तीन बातें क्या है, कंफर्म करेंगे। कौन सी तीन बातें? सबसे पहले पास्ट ऑफेंस, मतलब ये लोग ये कंफर्म करेंगे कि पिछले 5 सालों में किसी भी कंपनी में प्रमोशन के रिलेटेड, फॉर्मेशन के रिलेटेड या मैनेजमेंट के रिलेटेड इनको ऊपर किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं ठहराया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं कहूँ कि ये जो चिंकू है ये पहले एक ABC प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था, राइट, और ये अब इस बात को कंफर्म करेंगे कि पहले कभी भी किसी भी कंपनी में पिछले 5 सालों में क्या है, कंपनी के प्रमोशन या मैनेजमेंट के रिलेटेड किसी भी मामले में, किसी भी सिलसिले में इसको दोषी नहीं ठहराया गया है। तो इस बात को कंफर्म करना है। दूसरा, ऑनेस्टी एंड ड्यूटी, ये लोग ये भी कंफर्म करेंगे अपनी डिक्लेरेशन में कि इन कंपनी के जो मेंबर्स हैं पिछले 5 सालों में किसी के ऊपर भी, किसी भी कंपनी में फ्रॉड का, धोखेधड़ी का, मिसफिनेंस का या ड्यूटी को ब्रीच करने का कोई भी दोष नहीं लगाया गया है। इनको आज तक 5 सालों में किसी भी कंपनी में धोखेबाजी का या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। आज तक ये कभी दोषी नहीं ठहराए गए। समझे? इस बात को इन्होंने कंफर्म करना है। तीसरा ये इस बात को कंफर्म करेंगे इस डिक्लेरेशन में एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं, फिर चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट में इन्होंने एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्होंने एक्यूरेट ही प्रोवाइड किए हैं। तो इन 3 बातों की कंफर्मेशन देनी है इन्होंने। समझ गए? पॉइंट सी यही कहता था। बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट डी के बारे में। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये कौन है? पिंकू, चिंकू, टिंकू, राइट। ये 3 जाने ना XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हैं। हमको पता है अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है कंपनी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन पता क्या है यार फ्रेंड्स, इनकी इस कंपनी का ना अभी तक यार कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है, कोई परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। अब कहते अगर आपको कोई चिट्ठी पत्र भेजना है, कोई संदेशा भेजना है तो कृपया बताइए हम आपको कहाँ भेजें। ये पॉइंट यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट ये कहते कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको ये बताना होगा, पिंकू, चिंकू, टिंकू, तुमको ये बताना होगा कि जब तक तुम्हारी कंपनी का कोई परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस का एरिया नहीं बन जाता, तब तक आपकी कंपनी को अगर कोई चिट्ठी पत्र भेजने हैं तो वो किस एरिया में, किस जगह पे भेजे जाएं।
तो उसके लिए क्या है, ये एक टेम्पोररी एड्रेस देंगे। याद रखना, एक टेम्पररी एड्रेस ही होगा ये, सिर्फ तब तक के लिए जब तक इनकी कंपनी का क्या है, परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं मिल जाता इनको। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट ई के बारे में। ये पॉइंट ये कहते हैं कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उनको अपनी पर्टिकुलर डिटेल सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये पिंकू कौन है, ये पिंकू कंपनी का सब्सक्राइबर है, तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं इसको सबमिट करनी होगी। सबसे पहले नेम इंक्लूडिंग सरनेम, जैसे कि अपना पूरा नाम देगा पिंकू शर्मा। क्लियर। फिर इसका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, 123 XYZ स्ट्रीट न्यू दिल्ली, ऐसे। ठीक है। तीसरा, ये अपनी नेशनैलिटी बताएगा, जैसे कि इंडियन। चौथा, ये अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देगा, आधार कार्ड दे सकता है, पासपोर्ट दे सकता है। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देगा। इसके बाद ये तो बात होगी खुद पिंकू की, अगर पिंकू कंपनी का सब्सक्राइबर है, लेकिन मान के चलो फ्रेंड्स, ये जो पिंकू है ये किसी कंपनी, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे अगर सब्सक्राइब कर रहा है, तब क्या है, इस एक्ट के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल डिटेल्स है ना, इसको वो भी सबमिट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो इसको बताना होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स, राइट। तो समझ गए कि एक पिंकू अगर खुद के बिहाफ पे सबमिट कर रहा है डिटेल्स, तो ये सब डिटेल्स चाहिए। अगर वो कंपनी के बिहाफ पे, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे, तो एडिशनल डिटेल्स इसको और भी सबमिट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, बोलो, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट एफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट एफ है ना, बिल्कुल पॉइंट ई की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो पता क्या है, अब यहाँ पर जो पिंकू है ना, वो सब्सक्राइबर नहीं है। वो कौन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर बताया गया होता है ना कि कौन है। अब मान के चलो ये पिंकू कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है कि ये बंदा फर्स्ट डायरेक्टर है, राइट। तो इसकी सारी पर्टिकुलर डिटेल्स बिल्कुल वही सेम, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है और आइडेंटिटी प्रूफ क्या है। प्लस साथ में अब एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाएगी, वो क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब अगर इसके पास अवेलेबल है ये नंबर, तो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भी साथ में सबमिट करेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के पॉइंट जी के बारे में। तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ना, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं ना, उनके रिलेटेड दो चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो देयर इंटरेस्ट इन अदर कंपनी एंड दूसरा कंसेंट टू बी डायरेक्टर्स। पहले बात करते हैं देयर इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। मान के चलो फ्रेंड्स, मैंने ना XYZ कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है। मैंने पिंकू को बोला है, पिंकू यार तो मेरी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। लेकिन पता क्या है, पिंकू ना ऑलरेडी एक ABC कंपनी में भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिंकू का एक दूसरी कंपनी में भी इंटरेस्ट है। तो मेरे को अभी ये बात भी मेंशन करनी होगी कि क्या उस डायरेक्टर का, जो फर्स्ट डायरेक्टर है, उसका किसी और कंपनी में, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बात खत्म, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आपको इस बात को मेंशन करना होगा, राइट। दूसरा, कंसेंट टू बी डायरेक्टर्स। इसमें क्या है, अगर मान लो पिंकू रेडी है कि हाँ मैं फर्स्ट डायरेक्टर बनूंगा, तो आपको पहले उसकी कंसेंट पर लेनी है कि वो फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है या नहीं है। और अगर वो तैयार है तो उसकी रिटन कंसेंट लेनी होगी आपको, और वो रिटन कंसेंट क्या है, आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो इतना ही बताया गया था इस पॉइंट में। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। इसके पॉइंट A to G तक थे, हमने कर लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 के बारे में। चलो इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, हमने सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में क्या समझा कि पिंकू और चिंकू जो है वो एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए क्या है, वो रजिस्ट्रार को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। इतना हमने सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में समझ लिया। अब सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है वो ये सुनो
कहते कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे थे यार, वो रजिस्ट्रार एवं थोड़ी ना रजिस्टर कर लेगा, वेरिफिकेशन तो करेगा ना। तो कहते रजिस्ट्रार ने प्रॉपर वेरिफिकेशन करी, उसको लगा कि हाँ, वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्ट्रार हुआ खुश, कहता यस सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम वैलिड है। तो इस खुशी के अवसर पर फिर क्या करेगा रजिस्ट्रार, वो इन पिंकू एंड चिंकू को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस फॉर्म में करेगा, INC फॉर्म 11 में, जो मतलब कंपनीज एक्ट के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है उस मैनर में। लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया क्यों जाता है? अरे मेरे को बात बताओ, आपने +2 कंप्लीट करी, डिग्री कंप्लीट करी, तो सर्टिफिकेट मिला था, कोई सबूत है इस बात का कि आपने +2 पास कर ली? तो बस ऐसे ही पिंकू एंड चिंकू को जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है ना, वो इस बात का सबूत है कि ये इनकी जो कंपनी है, ये जो XYZ कंपनी है, उसको लीगली क्या है कह सकते हो आप, मान्यता मिल गई है, परमिशन मिल गई है। अब ये अपनी कंपनी को लीगल तरीके से चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 ने हमको क्या बताया, हमको ये बताया कि पिंकू एंड चिंकू की कंपनी को मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वहीं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 3 कहता है, अरे मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ कि उस सर्टिफिकेट में लिखा क्या होगा, उस सर्टिफिकेट में क्या होता है। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रार क्या है इशू करता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तारीख, वो तारीख मेंशन होती है जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई थी। क्लियर? दूसरा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उस सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रार है वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी देता है। अब ये जो आइडेंटिटी नंबर होता है ना, ये बहुत खास नंबर, एक यूनिक नंबर होता है। मतलब हर एक कंपनी का अपना अलग अलग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। अगर ये XYZ कंपनी है तो इसका अलग आइडेंटिटी नंबर होगा, ABC कंपनी का अपना अलग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होती है। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 7 के सब सेक्शन 4 के बारे में। तो ये पॉइंट पता क्या कहता है, कहते ये है XYZ कंपनी और ये है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। तो एक्ट कहता है XYZ कंपनी तो प्लीज कृपया करके जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनकी कॉपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख ले। कंपनी कहती अरे पर कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखनी है भाई, ये भी तो बताओ। तो एक्ट बोला सुन, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के तहत रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करा है ना, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवाइए और उनकी कॉपी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखिए। कंपनी बोली ठीक है रख लूंगी कॉपी इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने, बट प्लीज बता दो हाउ लॉन्ग टू कीप, कब तक मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखनी होगी। तो एक्ट कहता है सुन XYZ कंपनी, जब तक तुम्हारा डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक तुम बंद नहीं हो जाती, तब तक वो वाले डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। कंपनी कहती यस सर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5 के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, ये वाला सेक्शन समझने से पहले ना मैं आपको एक बात बोल दूं कि सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 6 है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस सेक्शन को जरा ध्यान से सुनना, और जिन बातों को मैं थोड़ा जोर लगा के बोलूँ ना उसको माइंड में बिठा लेना, ताकि अगले सेक्शन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो चलो अब एग्जाम्पल सुनो। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 ये बोलता है, कहते ये ना 2 पर्सन्स हैं फ्रेंड, पिंकू और चिंकू। ये है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। क्या याद रखना है, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। बात सुनो अब, कहते ये सेक्शन ये बोल रहा है, ये पॉइंट कि जब कहते हैं आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो है ना, उस दौरान आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करने होते हैं। बोलो करने होते हैं, राइट? यस। और वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे ना वो इन दोनों ने सबमिट करे हैं। ये है वो पर्सन्स जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा है। क्लियर? तो लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट करे थे ना फ्रेंड्स, उसमें था फ्रॉड। अब फ्रॉड कैसे हो सकता है
या तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है, या इंपॉर्टेंट जो जानकारी देने वाली थी, जो इंफॉर्मेशन थी, उसको छुपा लिया गया है, हाइड कर लिया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई फ्रॉड हुआ है और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है, तब कौन से लोग जिम्मेवार होंगे? कौन से लोग? वो लोग जिन्होंने, कौन से लोग, ध्यान से माइंड में रखना, कौन से लोग? वो लोग ही जिम्मेवार होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाया है अंडर सेक्शन 447। ये जो सेक्शन है ये उनके साथ डील करता है जो फ्रॉड करते हैं, धोखेबाजी के केसेस के रिलेटेड डील करता है ये सेक्शन। तो इस सेक्शन के तहत फिर से सुन लो, कौन से लोग जिम्मेवार होंगे, किनके ऊपर कार्रवाई होगी, कौन सजा भुगतेगा? जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान सबमिट करने होते हैं। और क्या बात याद रखनी है कि इस केस में कंपनी जो है वो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। सो आई होप आपको सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 के बारे में। लेकिन एक बार फिर से सब सेक्शन 5 रिपीट करते हैं। सब सेक्शन 5 में हमने क्या बात करी थी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और फॉल्स इंफॉर्मेशन पर फ्रॉड में फंसे कौन लोग थे? जिन्होंने क्या करा था? बोलो यस, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा था। अब आओ सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 की ओर। अब ये पॉइंट सब सेक्शन 6 से ये कहता है कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब क्या है? बोलो, कंपनी इनकॉर्पोरेट यस हो चुकी है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बावजूद भी अब आप ये नहीं सोचोगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अब किस बात का डर है? नहीं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद भी जांच हो सकती है। अब मान लो फ्रेंड्स, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और बाद में पता चलता है कि आपने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई थी वो धोखेधड़ी से करवाई थी, मतलब फ्रॉड के थ्रू करवाई है। मतलब ये है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है वो गलत इंफॉर्मेशन देकर करवाई गई है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर करवाई गई है, या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने लायक थी उसको छुपा कर करवाई गई है। तो ऐसे सिनेरियो में अब कौन फंसेगा? अब ये पॉइंट सुनो। प्रमोटर्स, कंपनी शुरू करने वाले जो मेंबर्स हैं वो फंसेंगे। कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं और जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन करी थी ना, ये सभी लोग अब फंसेंगे। मतलब इनको क्या है, अब सेक्शन 447 के तहत ये लोग अब लायबल होंगे, अब इनके ऊपर कार्रवाई होंगी, ये लोग फंसेंगे। तो दोनों ही सब सेक्शंस का डिफरेंस समझ में आ गया? फिर से रिपीट करो, कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5 क्या बोलता था? कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, यस। अब सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और इनकॉर्पोरेशन के बाद फ्रॉड पता चला है। दूसरा, सब सेक्शन 5 के केस में बोलो कौन फंसा था? वो लोग फंसेंगे जिन्होंने यस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे। बात करूं सब सेक्शन 6 की, कौन लोग फंस रहे हैं, कौन लाइबल हो रहा है सेक्शन 447 के तहत? ये लोग कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स और वो लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन किए थे। सो आई होप दोनों सेक्शंस क्लियर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 7 के सब सेक्शन 7 के बारे में। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो यार, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो फिर करते हैं हमारा आज का लास्ट पॉइंट विद एन एग्जाम्पल। तो कहते कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 6 में हमने अभी क्या समझा था? बोलो यस, कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी अगर फ्रॉड का पता चलता है कि कंपनी जो है वो फ्रॉड से इनकॉर्पोरेट करी गई है, तो ये सेक्शन ये बोलता है कि जो ये रजिस्ट्रार है ना, कहते हैं इसको पता चला है कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करी गई है ना वो फ्रॉड से करी गई है। तो ऐसे सिनेरियो में ये क्या है, एप्लीकेशन दे सकता है कंपनी के अगेंस्ट। किसको? ट्राइब्यूनल को। अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी? वो ऑर्डर देगी। क्या क्या ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल? सुनो, या तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करने का ऑर्डर दे सकता है, या फिर वो जो कंपनी के मेंबर्स हैं ना उनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करने का ऑर्डर दे सकता है। मतलब क्या होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? अब जो मेंबर्स हैं कंपनी के डेब्ट्स को चुकाने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स भी दांव पे लगेंगे। या फिर वो उस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी बंद ही कर दी जाए। या फिर कंपनी का नाम क्या है, आरओसी से हटाने का ऑर्डर भी
मिल सकता है। कहते ये 4 ऑर्डर्स के अलावा कौन कौन से ऑर्डर्स, एक बार रिपीट करो, कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करने का ऑर्डर, मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड, कंपनी वाइंड अप या फिर कंपनी का नाम आरओसी से हटाने का। इन 4 ऑर्डर्स के अलावा अगर कहते हैं ट्रिब्यूनल को कोई और ऑर्डर लगता है कि नहीं ये 4 नहीं कुछ और ऑर्डर देना चाहिए ऐसी कंपनी को, तो वो दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एबीसी कंपनी थी जिसने इनकॉर्पोरेशन जो है वो फ्रॉड करके करी। अब ट्रिब्यूनल सारी चीज़ों को पहले ध्यान में रखेगा, उसने बहुत सोचा, फिर उसने कहा नहीं यार कंपनी को बंद करने का भी फ़ायदा नहीं है, कंपनी, उसने बहुत कुछ सोचा। फिर उसको लगा कि यार इसको ना मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि इतनी स्पेसिफाइड डेट तक तुम अब कारोबार नहीं कर सकते, तो इस तरह का ऑर्डर भी दे सकता है। मतलब कंपनी कोई भी जो ट्रिब्यूनल है कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी ऑर्डर दे सकता है जो उसको ठीक लगता है। क्लियर? लेकिन कहते ये जो ट्रिब्यूनल है ना ये सभी ऑर्डर्स देने से पहले 2 बातों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले तो कहते वो चांस देगा, अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की। मतलब जिस कंपनी के अगेंस्ट वो ऑर्डर देने जा रहा है ट्रिब्यूनल, उस कंपनी को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। राइट? दूसरा, कोई भी ऑर्डर देने से पहले ये जो ट्रिब्यूनल है कहते वो कंसीडर करेगा कंपनी की ट्रांजैक्शंस को, कंपनी की लायबिलिटीज़ को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वो ऑर्डर देगा। बट वाई यार, उसको क्या जरूरत पड़ी है ये देखने की कंपनी की लायबिलिटी क्या है या कंपनी की ट्रांजैक्शंस क्या है? वो अपना चुपचाप ऑर्डर दे दे? नहीं, वो इन चीज़ों को कंसीडर क्यों कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल को ना लगा कि कंपनी वाइंड अप करनी चाहिए, लेकिन पहले वो सोचेगा कि मेरे को वाइंड अप करना चाहिए भी या नहीं। तो उसने क्या करा, लायबिलिटीज कंसीडर करे, सारे देखा, पैसा हिसाब किताब सब देखा। फिर यार ट्रिब्यूनल ने ये सोचा यार इस कंपनी में बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, अगर कंपनी बंद हो गई, अगर मैंने वाइंड अप को ऑर्डर दे दिया तो वो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है यार उनका क्या कसूर था, है ना? उनका क्या कसूर था? उनको क्या पता था कि बनाने वाले ने कंपनी फ्रॉड करके बनाई है ना? तो कहता उनका तो यार पैसा डूब जाएगा। तो अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, वाइंड अप का ऑर्डर नहीं देगा, वो कुछ और ऑर्डर देगा, जिससे क्या है, हो सकता है वो यहाँ पे मैनेजमेंट को चेंज करने का ऑर्डर दे दे ताकि उसको ये लगे कि हाँ कंपनी आगे जाके अब सुधर सकती है, और साथ साथ क्या है, इन्वेस्टर्स का पैसा भी बच जाएगा। तो मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर देगी। क्लियर? क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ है ये इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे कंपनी हो चुकी है, मतलब कंपनी चल रही है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए ट्रिब्यूनल बिना सोचे समझे एवं कोई भी ऑर्डर नहीं देगी, वो सारा चीज़ों को प्रॉपर्ली कंसीडर करेगी, उसके बाद ही डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑर्डर देना सही रहेगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।